हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। आज हम देखने वाले हैं इकाई 7 युगपथ समीकरण, जो कि एक अच्छा या आर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे युगपथ समीकरण क्या है। अभी हम देख लेते हैं युगपथ समीकरण। देखिए, युगपथ समीकरण क्या होता है बेटा। युग माने क्या होता है? युग माने होता है जोड़ा। हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित, और बीजगणित में हम लोग किसका जोड़ा पढ़ेंगे? बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। बेटा चर क्या होता है? एक्स कामा वाई कामा जेड, और इसके अलावा भी बहुत सारे चर होते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स इत्यादि सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। तो यहाँ पर हम किन्हीं दो चर के बारे में बात करेंगे, अर्थात जहाँ पर दो चर मिक्स दिए हों उसी को उस समीकरण को क्या कहते हैं? युगपथ समीकरण। जैसे कि देख लीजिए, एक चर मैं बनाता हूँ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या है? इसमें दो चर दिए गए। इसमें क्या है? दो चर दिए गए, इसलिए कैसे समीकरण हो गया? युगपथ समीकरण। क्या हो गया? युगपथ समीकरण। इसलिए क्या हो गया? युगपथ समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख ले उदाहरण में देख सकता हूँ 2x + 5 y बराबर 3। ये भी हमारा क्या हो गया? एक युगपथ समीकरण प्राप्त हो चुका है। इसी को कहते हैं युगपथ समीकरण। अर्थात जहां भी दो चर की बात की जाए, कहाँ? जहां पे दो चरों की बात की जाए, दो चर, जिस समीकरण में दो चर उपस्थित हो वो दो चर वाले समीकरण। जहां पर दो चर वाले समीकरण की बात होगी उस समीकरण को ही क्या कहेंगे? युगपथ समीकरण कहा जाता है। यहां पर दो चर वाले समीकरण बेटा उस समीकरण की बात होता है जो समीकरण कैसा होता है? रैखिक होता है। समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, बताते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें दो चर होते हैं, दो चर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चर कैसे होने चाहिए? रैखिक समीकरण होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे होनी चाहिए? रैखिक समीकरण होना चाहिए। दो चर होने चाहिए और रैखिक समीकरण भी होना चाहिए। अब दो चर किसमें होते हैं बेटा? रैखिक माने क्या होता है? रैखिक आपको पता होना चाहिए, ऐसा समीकरण जिस समीकरण में चर की घात एक हो। चर की घात कितनी हो? एक हो। बेटा रैखिक समीकरण क्या होता है? जिस समीकरण में चर की घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। अर्थात जैसे ये देख लीजिए 2x + 3y, यहाँ पर x चर है और y चर है। इन सभी की कितनी घात मानी जाएगी? एक घात मानी जाएगी। अगर बराबर चिन्ह लगा दे तो कितना क्या हो जाएगा? ये फिर ये इक्वेशन हो जाएगी, समीकरण हो जाएगा। अगर बराबर में 3 लिख दें, 5 लिख दें, 4 लिख दें, एनीवन कुछ भी डिजिट हम लिख सकते हैं। तो ये समीकरण कैसा हो गया? उदाहरण के तौर पर हमने आपको बता दिया ये समीकरण कैसा हो गया? युगपथ समीकरण हो गया। कैसा होगा? युगपथ समीकरण हो गया। और यहाँ पर कैसा ये युगपथ समीकरण है? रैखिक युगपथ समीकरण। ये कैसा समीकरण है? रैखिक युगपथ समीकरण प्राप्त हो चुका है आपको। इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, अर्थात रैखिक युगपथ समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो युगपथ समीकरण दिए हों, यहाँ पर हम देखेंगे दो युगपथ रैखिक समीकरण। कैसे बेटा? रैखिक है, रैखिक समीकरण, दो युगपथ रैखिक समीकरण। इनको हल करने की विधि यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। नंबर एक, इनको दो विधि, वैसे तो इनको 3-4 विधियों द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन 8th के क्लास में यहाँ पर दो विधियां प्रॉपरली दी गई है, तो उन्हीं की हम बात करते हैं। नंबर एक दिया है प्रतिस्थापन। एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक दूसरी विधि होती है जिसका नाम है विलोपन विधि। और एक नंबर थर्ड पे आती है, इस विधि को हम लोग कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणन विधि।
यहाँ पर हम लोग 3 विधियों द्वारा 2 रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां सीखेंगे। नंबर 1 विधि है प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विधि है विलोपन विधि, नंबर 3 है वज्र गुणनखंड विधि। एक विधि और आती है जिसको कहते हैं सारणिक विधि। सारणिक विधि, एक विधि आती है सारणिक विधि, अर्थात इसमें क्या होता है, सारणी बनाकर हम लोग समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन को हम लोग समझते हैं इस विधि को, और बाकी 3 विधियों को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम लोग एक एक करके। आज से मैंने बता दिया है आपको इकाई 7 से लेके मैं आगे की जितनी भी चैप्टर्स हैं कक्षा 8 के, मैं सभी क्लासों को डिस्कस करूँगा। यदि आपको एनीवन किसी अदर क्लास की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप बता सकते हैं, फिर मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा जल्दी। चलिए देखिए प्रतिस्थापन क्या होता है बेटा। सबसे पहले इसका देखो, प्रति और स्थापन। प्रति का मतलब होता है प्रतिस्थान, स्थापन मतलब होता है अपना स्थान की जगह में, प्रति मतलब किसी दूसरे को बैठा दीजिए तो इसका क्या हो जाता है प्रतिस्थापन, या अपने स्थान से किसी को हटा देना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे किसी का स्थान बदल दिया जाए, ऐसे इसको क्या मान सकते हैं, स्थान बदलना। क्या कह सकते हैं, स्थान बदलना। अगर किसी का आप स्थान बदल देते तो वो क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं प्रतिस्थापन क्या होता है। जैसे एक इक्वेशन दिए 2x + y = 8 दिया है। अब इसका प्रतिस्थापन समीकरण लिखना है, इसका लिखना है प्रतिस्थापन समीकरण। इसका प्रतिस्थापन समीकरण क्या होगा बट सबसे पहले देख लीजिए आप प्रतिस्थापन। यदि 2x को आप यहीं पे रखें, यदि 2x को आप यहीं पे रखें तो देखिए इसको 2x को यहीं पे होल्ड किया और इक्वल का चिन्ह लगाया, इधर क्या है 8। अब इस y को इधर ले आना है, तो इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित समीकरण बोला जाएगा। एक और क्या प्रतिस्थापन समीकरण बन सकता था इसी से, और देख लीजिए एक बार अगर y को यहीं पे होल्ड करते तो इसको क्या लिखते हैं 8, और ये 2x कहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x। तो इस समीकरण को भी क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन समीकरण बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाएंगे इस चैप्टर के अभ्यास पर। अभ्यास में देखेंगे क्या क्या है इसको। तब तक 1 मिनट आप होल्ड करके देख सकते हैं, मैं लिंक डालूं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए देख लीजिए इसको। आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है, देख लीजिएगा आप। कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको। इवन कहीं पे प्रॉब्लम यदि आपको है तो आप बता सकते हैं। यदि आप बताएंगे तो मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँगा और करने का पूरा प्रयास भी करूँगा। चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम इस चैप्टर की इकाई देखते हैं। बेटा इकाई में क्या लिखे है, यदि आपके पास बुक है तो देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक नहीं है बेटा हमारे पास, ये इस बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ, देख लीजिए आप। गणित कक्षा 8 की निःशुल्क वितरण हेतु, ये सरकारी बुक जो चलती है विद्यालय में, उसी बुक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 7 और इकाई, इस बुक को देख लीजिए आप। इस बुक को मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा। इस बुक से ये चैप्टर मैंने उठाया था, युगपत समीकरण। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये अभ्यास है। ये अभ्यास है सबसे पहला, x के y के पदों में लिखिए, x के मान y के पदों में लिखिए। तो इस अभ्यास को हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अभ्यास 7A, इसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, x के मान y के पदों में लिखिए। x के मान y के पदों में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिए है बेटा, ax -
y बराबर 4। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है x का मान ज्ञात करना है। बेटा जिस चीज का मान ज्ञात किया जाता है उसको होल्ड करके रखिए यहीं पे, इसको पकड़ के रखिए यहीं पे, बराबर का चिन्ह लगाइए। x का मान ज्ञात करना है तो जिसका मान ज्ञात किया जाता है उसको यहीं पे रखा जाता है। इस समीकरण से देखिए, इस समीकरण से देखिए x का यहीं पे रखा एक, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है और इस चीज को इधर ले जाएंगे। पहले तो इधर क्या लिखा 4, ये माइनस है बेटा, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, हो गया खत्म, आ गया आपका आंसर। यही आंसर है आपका। जिसका मान ज्ञात करना होता है उस चीज को कहीं भी नहीं ले जाते, केवल दूसरे चर को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। किस चर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे? जिसका मान ज्ञात नहीं करना है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें पक्ष कितने होते हैं बेटा? देखिए ये दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं एलएच राइट हैंड साइड एलएचएस, एक होता है एलएचएस और एक होता है आरएचएस। ये हमारा राइट हैंड है, दायां हाथ है, तो ये लेफ्ट हैंड है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ये आरएचएस। तो जब भी जिसका मान ज्ञात करते हैं उसको उसी साइड में रखते हैं और जिसका मान ज्ञात नहीं करते हैं उसको नेगेटिव साइड में ले जाते हैं। तो देखिए इसको यहीं पे रखा, ये इधर गया तो प्लस हो गया, 4 ऑलरेडी यहाँ पे था। सेकेंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। देखिए बहुत इजी है, एक बार देखिए तो अच्छे से। मान किसका ज्ञात करना है? x का। x को मैंने इसको पकड़ा, यहीं पे रखा है ऐसे, इक्वल टू क्या लिखा है 6। ये 4 इधर आएंगे तो 4y कैसा चिन्ह है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए इस 2 का इसमें क्या है? मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से x रखिए, बराबर चिन्ह लगाइए, इसको लिखिए x माइनस की 4y। अब देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो जोड़ हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? 2 का भाग हो जाएगा, बेटा टोटल में भाग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यदि आंसर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए। ये x बराबर, आप ये देखिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? और माइनस 4 लिखा है 4y, तो 4y को लिख सकते हैं 2 इंटू 2y, और नीचे में क्या लिखा है 2। ax इक्वल टू, बेटा देखिए ये 2 और ये 2 दोनों जगह बराबर लिखे हैं, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं? कॉमन। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और क्या बचेगा y। 2 को तो मैंने बाहर निकाली है ना, इस 2 को बाहर निकाले, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचा 2y, नीचे क्या लिखा है 2। अब ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया, जब भी ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा तो फिर ये डिवाइड वाले से इसको कट कर देंगे। अब क्या बचा? अब बचा 3 माइनस की 2y। अब ये मेरा फाइनली आंसर आ चुका है। यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। यदि समझने में कोई दिक्कत है, स्पीड है, तो फिर उसको बता दीजिएगा, मैं सुधार करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।